हेलो। तो हेलो, अपने आप बेटा माइक ऑफ कर लो आप लोग अपना। हेलो, अपना माइक म्यूट कर लो बेटा। नाउ द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। माइक ऑफ करो बेटा। माइक किसका ऑन है? माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ कर लो। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर और फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में बेटा आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि देयर आर 6 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। दे आर सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बेक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट and fermionic condensate. तो याद होगा बेटा कि हम लोगों ने, माइक ऑफ कर लो बेटा, किसी का आना है अभी भी। तो इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा हमने देखा था। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये साइंटिस्ट के नाम पर है। और एक बार फिर से आपको बताते हैं, क्योंकि ये लास्ट मेथड हो सकता है कुछ भूल गए हो आप लोग। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? द स्टेट्स ऑफ मैटर which one is obtained by cooling the gases at supercooled temperature. Okay, this is the states of matter which one is obtained by cooling the gases at supercooled temperature. सुपरकूल्ड टेम्परेचर का मतलब होता है बेटा कि गैस को हम उस टेम्परेचर तक कूल करें, उस टेम्परेचर तक जो है ठंडा करते हैं, कूल करते हैं कि वो ना तो गैस ही स्टेट में कंप्लीटली रह जाए और ना ही वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो। यानी एक प्रकार से ये ऐसी स्टेट बनती है कोई गैस है। किसका माइक आना जी? बंद करो। यहां से मैं म्यूट इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि तुम फ्री रहो और कभी भी अपनी प्रॉब्लम को पूछ सको, ठीक ना? अदरवाइज तो यूट्यूब पर भी देख के काम चला सकते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो कुछ पूछ सको इसलिए ऑन रहे, लेकिन ऑन रहने में यह है कि तब ऑन करो जब पूछना हो। माइक ऑफ कर लो जिसका भी ऑन हो। आवाज आ रही है? हेलो सर, आवाज आ रही है। किसका माइक है बेटा? ऑफ कर लो आप लोग। तो यहां पर क्या होगा बेटा कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? दिस इज द स्टेट्स ऑफ मैटर व्हिच वन इज ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द गैसेज at supercooled temperature. Supercooled temperature means we have to cool the gases at up to that temperature at which the gases can neither be present in the gaseous state nor in the liquid state. Okay, it means that this is the state in between the gas and liquid. यानी बोस-आइंस्टीन एक प्रकार से कैसी स्टेट बनी बेटा? गैस और लिक्विड के बीच की स्टेट हो जाती है, ठीक ना? और इस तरह से क्योंकि इसकी डिस्कवरी बोस और आइंस्टीन के एक्सपेरिमेंट पर आधारित है, उनके जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किया था, जो उन्होंने स्टडी किया था, उस पर बेस्ड है। इसीलिए इस स्टेट्स ऑफ मैटर को हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, ठीक? लास्ट वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। तो ये आपका होता है फर्मियानिक कंडेंसेट। फर्मियानिक कंडेंसेट जो है
दिस इज जनरली similar as the Bose-Einstein condensate. Why? Because of this is also the condition of superfluid. यहाँ पर भी जो गैस चेंज होती है बोस आइंस्टीन में, वो भी क्या होती है? सुपर फ्लूइड होती है. सुपर फ्लूइड मीन्स न तो कंप्लीटली गैस ही और न कंप्लीटली लिक्विड में होती है, इसीलिए उस कंडीशन को हम सुपर फ्लूइड कंडीशन कहते हैं. तो फर्मियानिक कंडेंसेट में भी सुपर फ्लूइड कंडीशन बनती है. तो दोनों ही स्टेट लगभग सेम होती हैं बट कंप्लीटली सेम नहीं होती हैं. और फर्मियानिक कंडेंसेट क्या होता है कि दिस इज द स्टेट्स ऑफ मैटर व्हिच वन इज ऑब्टेन्ड व्हेन द मटेरियल. कौन है जी? किसके यहाँ कुत्ता भौंक रहा है? बंद करो यार, म्यूट करना पड़ेगा क्या तुम लोगों का? समझ में नहीं आ रहा है. किसके यहाँ जो कुत्ता भौंक रहा है? बंद कर लो बेटा, माइक अपना म्यूट करो. तो यहाँ पर फर्मियानिक कंडेंसेट कब ऑब्टेन्ड होगा बेटा कि दिस इज द आवाज तो आवाज जा रही है ना बेटा? हेलो, यस सर. तो आवाज जा रही है तो थोड़ा माइक ऑफ कर लो बेटा, जिसका भी हो, नहीं तो फिर म्यूट करना पड़ेगा, दिक्कत होगा. और मैं म्यूट नहीं करना चाहता तुम लोगों को, कि तुम पूछ सको कभी भी अपनी प्रॉब्लम, ठीक ना? तो माइक आप क्लियर हो जिसका भी है. तो यहाँ पर क्या होगा? अब आवाज जा रही है ना? हेलो, आवाज जा रही है बेटा? यस सर. यस सर. फर्मियानिक कंडेंसेट क्या होता है बेटा कि दिस इज द स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच द मैटर्स आर प्रेजेंट इन द सुपर फ्लूइड कंडीशन. सुपर फ्लूइड कंडीशन मीन्स है कि वो कंप्लीटली जो है क्या होंगे कि फ्लूइड के रूप में नहीं प्रेजेंट होते हैं. और यहाँ दोनों में थोड़ा सा अगर चेंज आप जानना चाहो, जहां तक उसके एग्जाम्पल से मुझे दिखता है, क्योंकि अभी इसकी कोई डिटेल स्टडी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें फर्मियानिक कंडेंसेट में क्या होता है बेटा कि जैसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या हुआ कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बीच की स्टेट हो जाती है. तो फर्मियानिक कंडेंसेट में भी सुपर फ्लूइड बनता है, बट लेकिन यहाँ पर किसमें चेंज होगा? सॉलिड से लिक्विड की ओर चेंज होता है जनरली, क्योंकि जो एग्जाम्पल है उसका वो इसी टाइप का एक्सप्लेन करता है. तो फर्मियानिक कंडेंसेट में भी सुपर फ्लूइड कंडीशन बनती है, यानी दिस इज द स्टेट्स ऑफ मैटर इन विच द मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द सुपर फ्लूइड कंडीशन. सुपर फ्लूइड कंडीशन मीन्स कि the material is not present completely in the liquid state, but this is the in between stage. और किसके in between होगा बेटा? सॉलिड और लिक्विड के बीच होगा. इसकी डिस्कवरी जो है, आवाज आ रही पर हाँ बेटा, आवाज क्लियर नहीं जा रही है. आवाज आ रही है मतलब क्लियर नहीं जा रही बेटा? हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही. ठीक ठीक. हेलो, आवाज क्लियर हुई कुछ बेटा? हेलो हेलो, अब कुछ क्लियर हुई है बेटा? आवाज आवाज गूंज रही है, क्लियर नहीं जा रही है. ब्रजेश सर, एक मिनट बेटा. ब्रजेश सर, ब्रजेश सर. सर हाँ बेटा बोलो. सर आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है? सर आवाज क्लियर? यस सर. चलो ठीक है, आवाज क्लियर है तो कोई बात नहीं. तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? फर्मियानिक कंडेंसेट की डिस्कवरी जो है, ठीक सर, ये B.S. जिन ने 2003 में किया था. फर्मियानिक कंडेंसेट बेटा जो 6th फिजिकल स्टेट है, इसकी डिस्कवरी B.S. जिन, बी का मतलब है यहाँ बोडेराह, बोडेराह एस जिन ने, इनकी टीम थी, बहुत सारे इनके साथ अदर साइंटिस्ट भी थे, इन्होंने जो है 2003 में डिस्कवरी किया था. और इसका एग्जाम्पल या कैसे ये बनता है बेटा, तो कैसे बनने में क्या होता है, जैसे जो फ्री जो मेटल्स होते हैं, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
ये इलेक्ट्रॉन जब आपस में पेयर बनाते हैं, और पेयर में ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। स्पिन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। एक का मूवमेंट मान लो लेफ्ट टू राइट है, और दूसरे का मूवमेंट क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट। तो किसी मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होते हैं, उनके अगर दो इलेक्ट्रॉन जो हैं अपोजिट स्पिन वाले जब मिलते हैं, तो उनको जो है कूपर पेयर कहा जाता है। कूपर पेयर, कूपर मीन्स COOPER, कूपर पेयर। कूपर यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है, कोई स्पेशल चीज नहीं है। जब दो अपोजिट मूवमेंट वाले, अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कूपर पेयर कहते हैं। कूपर साइंटिस्ट का नाम है। और यही पेयर जो होते हैं, जो है क्या करते हैं कि ये फर्मियानिक कंडेंसेट स्टेट को बनाते हैं, या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये फिजिक्स में सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्शन को जब एक्सप्लेन किया जाता है, तो वहां पर दिया जाता है। हालांकि बहुत सारी थ्योरीज हैं बेटा, बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे किरेल मॉलिक्यूल का है। तो ये सब चीजें अभी आपके ऊपर से बहुत ऊपर जाएगा, अभी इतना आप नहीं समझ पाओगे। क्वार्क थ्योरी होती है, QCD थ्योरी होती है, बहुत सारी थ्योरीज में इसके एग्जाम्पल होते हैं। वो फिजिक्स का पार्ट है, हमको उतने से नहीं लेना है। हमें केवल इतने से मतलब है कि दिस इज आल्सो द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय B.S. Ginn in 2003. Okay, so these are the 6 physical states, but we all knows that the main physical states are only 3. These are the solid, liquid and gas. Now सर ये प्लाज्मा वाला एक और बता दीजिए। प्लाज्मा बेटा क्या होता है कि द स्टेट्स ऑफ मैटर विच वन इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस। ओके, आयन में क्या होगा, कैटायन हो जाता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कैटायन ही बनेगा, ठीक ना। तो क्या होगा, द स्टेट्स ऑफ मैटर विच वन इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, दैट इज कैटायन होगा। यानी प्लाज्मा क्या होता है, ये ऐसी स्टेट होती है जो फ्री इलेक्ट्रॉन और कैटायन से मिलकर के बनी होती है। अब समझ में आया? यस सर। प्लाज्मा फ्री इलेक्ट्रॉन और कैटायन से या आयन से मिलकर के बनी होती है। ये कहाँ पर पाई जाती है, जैसे स्टार्स है, या ओजोन लेयर के रीजन में पाई जाती है, वहां पर स्ट्रेटोस्फेरिक रीजन में, या जो बल्ब होती है स्ट्रीट लाइट, जैसे मैंने आपको सोडियम लाइट का बताया था, जो येलो कलर की स्ट्रीट लाइट लगती है शहरों में, वहां पर इस स्टेट को आसानी से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, characteristic of particles of matter. ओके, बुक में बेटा बहुत छोटे में दिया है, लेकिन इसको जानना आवश्यक है, बिना इसको पढ़े आप आगे नहीं पढ़ पाओगे। हालांकि ये 9th में आप पढ़ चुके हो। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, याद होगा 9th में आपने सब कुछ पढ़ा है क्या। ऑल द मटेरियल्स आर फॉर्म्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, पहला पॉइंट क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ऑल द मटेरियल्स आर फॉर्म्ड बाय किससे, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी कोई भी मटेरियल है तो क्या बना है, वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है। कैसे कहोगे, जैसे मान लो कि आप सी वाटर को ले लो, या सीधा एक बकेट ऑफ वाटर को ले लो, तो बकेट ऑफ वाटर किससे बना है, वाटर के मिलियन ऑफ ड्रॉप से बना है कि नहीं बना है, इस समय बेटा। अगर मान लो कापर मॉलिक्यूल ले लिया, कापर मेटल लोगे तो उसमें कापर के क्या होंगे, मिलियन ऑफ एटम्स होंगे कि नहीं होंगे, समझ रहे हो बेटा। Yes, sir. या जैसे मान लो कि आप किसी घर को ले लो, जैसे वो क्या है, मिलियन ऑफ जो है ब्रिक से, या आप कह सकते हो कि कई सारे 1000 ऑफ ब्रिक से बना होगा, छोटा बड़ा जैसे घर होगा, है कि नहीं। लेकिन उस ब्रिक को अगर आप देखोगे तो ब्रिक में भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं कि नहीं, मिट्टी के, है ना।
तो वो ब्रिक क्या है? ब्रिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, या मिट्टी के पार्टिकल है ना बेटा? तो ये क्या है? ऑल द मटेरियल्स आर फॉर्म्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। और दूसरा क्या है? दीज पार्टिकल्स आर वेरी 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 स्मॉल इन नेचर। ओके, all these particles are very very small in nature। क्लियर? यानी ये पार्टिकल क्या होते हैं बेटा? बहुत छोटे होते हैं। अदर क्या होगा बेटा? और ये पार्टिकल कितने छोटे होते हैं पढ़े हो? these particles are too small that we cannot see them by the naked eye। very good। naked eye। क्या होगा बेटा? कि these particles are too small, these particles are too small that we cannot see them by naked eye। यानी उसे हम अपनी आंखों द्वारा डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, ठीक ना? अच्छा, अगर देखने की बात किया जाए बेटा, तो अगर कुछ छोटे पार्टिकल हैं हमारी आंख से, तो उनको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। उससे भी छोटा है तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, 9th में पढ़े होगे सेल चैप्टर में। लेकिन यस सर। बहुत सारे पार्टिकल हैं जो उससे भी छोटे होते हैं, और उनको हम जनरली बेटा माइक ऑफ कर लो, जिसका भी है माइक ऑफ कर लो, आवाज आ रही है, घर में बच्चे बोल रहे हैं, किसके? बंद करो। तो ये क्या होगा? बहुत सारे पार्टिकल उससे भी छोटे हैं जिसे हम जनरल माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं पाते हैं, बट वो पार्टिकल होते हैं। इसके अलावा बेटा अदर प्रॉपर्टीज क्या पढ़े हो जो स्पेशल प्रॉपर्टीज है? अरे यार माइक बंद कर लो, नहीं म्यूट करना पड़ेगा। किसका है? इसमें माइक ऑफ करो। कौन है? श्रेयांश राय है, मोनिका है, तुमको माइक ऑफ नहीं है। नंदिनी गुप्ता है, शुभम सिंह का ऑफ हो गया है। सिद्धार्थ राय, सिद्धार्थ राव की राव कौन है जी? माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो बेटा। सिद्धार्थ राव, माइक म्यूट करो। इसी तरह कौन है? मुकेश कुमार, मुकेश ही है ना? मुकेश कुमार माइक ऑफ करो। मोनिका सर माइक ऑफ करो बेटा, जब आपको कुछ पूछना हो तभी ऑन करो माइक। सब लोग ऑफ करो। मोनिका अभी तुम्हारा माइक ऑफ नहीं है, माइक बेटा आप किए रहो, जब आपको पूछना हो तब खोलो, ठीक ना? पूछ लो, उसके बाद फिर से आप कर दिया करो। नेक्स्ट है बेटा कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर। नेक्स्ट क्या है बेटा? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, एंड दिस वन इज कॉल्ड एज, this one is called as intermolecular force। Okay, space the force of attraction। okay, the particles of matter attract to each other, this is known as intermolecular force। Okay, the particles of matter attract to each other, this is called as intermolecular force। और इसी में एक और होता है, there is a space between the particles, this is called as, there is a space between the particles, intermolecular space। वेरी गुड, ठीक। अब इसको कैसे समझ सकते हो बेटा? जैसे यहां देखो कि अगर हम देखें, मान लो कि ये पार्टिकल हैं, यहां से माइक ऑफ कर लो बेटा, किसका ऑन है? देखो ये सभी क्या है बेटा? ये सभी मान लो कि आपके क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स हो गए। और इन मॉलिक्यूल में
देखो ये जो बीच में स्पेस है इसको क्या बोलते हो? ये जो स्पेस है क्या कहलाएगा? खाली स्थान बीच में है इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर और ये इंटरसेल्युलर स्पेस। इंटरसेलुलर अलग चीज होता है, जो सेल के बीच में होगा उसको बेटा कहते हैं इंटरसेलुलर। इसको मॉलिक्यूल है, केमिस्ट्री है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, ठीक ना? कहने का तरीका अलग होगा और तुम से सही कह रहे हो, लेकिन जब सेल की बात करेंगे तब कहते हैं बेटा, ठीक ना? अब यहां देखो ये हो गया, और ये पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, और ये कहलाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अच्छा एक चीज और देखो बेटा, ठीक ठीक ठीक। अब यहाँ पर एक चीज और देखो बेटा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पार्टिकल में है, ये हमको कैसे पता चलेगा? हमको कैसे पता क्योंकि वो एक चलता है? दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करना तो बेटा हमको दिखता नहीं है। अगर अट्रैक्ट कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, बट हम कैसे उसको बता सकते हैं बिना कोई एक्सपेरिमेंट के? तो आप ऐसे जान लो कि जैसे हम पास दूर नहीं होगा बेटा, पहले समझ लो उसके बाद देखो। देखो सबसे इजी तरीका, ये मान लो कि चाक है, सॉरी ये चाक जो है बेटा, चाक भी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है। जैसे जब लिखते हैं तो इसके पार्टिकल देखो ना गिरते हैं नीचे, और ये पार्टिकल देखो एक साथ इसमें चाक के साथ हैं कि नहीं है? ये एक साथ हैं, इसका मतलब क्या है? एक दूसरे को अट्रैक्ट किया है तभी तो पास में है। अगर अट्रैक्शन नहीं होता तो इसके पार्टिकल तुरंत क्या होते? अलग अलग हो जाते। ये समझाया बेटा? किसी मटेरियल के पार्टिकल अगर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल एक साथ हैं, इसका मतलब है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी वो पास पास हैं। अगर अट्रैक्ट नहीं करते तो पार्टिकल क्या होते? दूर चले जाते कि नहीं चले जाते? ये समझाया बेटा? यस सर। अगर उसमें नहीं होता, फोर्स नहीं होता, तो पार्टिकल दूर चले जाते। और चूंकि पार्टिकल उसके साथ लगे हैं, इसलिए उनमें क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक अट्रैक्शन है ना बेटा? ये क्लियर हुआ? तो इस तरह यस से सर। ठीक। तो ये चीजें भी क्या है? अच्छा एक चीज और है, पार्टिकल का नेचर याद करो, 9th में पढ़े हो, किसी को याद आज बताओ। इतने नेचर के अलावा एक चीज और है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। या और एक और पार्टिकल का नेचर सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट वन इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। क्लियर? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा? कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन ऑलवेज किसमें होंगे? रैंडम मोशन। ऊपर लिख देगा। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। यानी ये जो मेन प्रॉपर्टीज हैं जो आपको जानना था बेटा, ये लेकिन ध्यान देना, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये मैटर की प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान देना, ध्यान देना बेटा कि अभी हम जो आपको बता रहे हैं, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये पार्टिकल का कैरेक्टर है, ना कि मैटर का कैरेक्टर है। ये समझा? तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या होगा बेटा? एक, ऑल द मैटर्स आर फॉर्म्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। दूसरा, दीज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन नेचर, बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट है, these particles are too small that we cannot see them by the naked eye। ये इतने छोटे होते हैं कि इनको हम अपनी आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। आप अपनी आंखों द्वारा ऐसा नहीं कि दूसरे की आंखों से देख सकते हो, यानी कि इनको हम ओपन आई द्वारा देख नहीं सकते हैं, तो बंद करके भी नहीं देख सकते हैं। बंद करके कल्पना कर सकते हो भगवान का नाम लेकर के। दूसरा क्या है? नेक्स्ट है बेटा कि these particles attract to each other, this is known as intermolecular force। there is a space between the particle, this is known as intermolecular space, जैसे हमने यहां पर दिखाया है। और these particles are always in random motion, this is the characteristic of particles of matter। clear? कोई दिक्कत बेटा?
नाउ अब मैटर के कैरेक्टर हो गया, सॉरी पार्टिकल का कैरेक्टर हुआ, अब हम मैटर के कैरेक्टर की बात करेंगे। ओके, जैसे हमने फिजिकल स्टेट देखा, सॉलिड लिक्विड गैस, तो उनके कैरेक्टर को भी हम यहां पर क्या कर लेंगे, जो भी कैरेक्टर हम मैटर का पढ़ेंगे, जो भी प्रॉपर्टी मैटर की पढ़ेंगी, उसको हम यहां पर क्या कर देंगे, कंपेयर कर लेंगे सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में एक साथ। कैसे? नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दिख रहा है बेटा ऊपर? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नहीं दिख रहा है? प्रॉपर्टीज तक दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, ये चीजें भी आप 9th में पढ़ चुके हो सकता है कुछ चीजें आप ना पढ़े हो, फिर भी जैसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या है बेटा जो आपको पढ़नी है जनरली, जैसे एक क्या है, शेप, देन साइज, देन वॉल्यूम, यस, डेंसिटी, यस, डेंसिटी, मास, डेंसिटी, मास वॉल्यूम, मास वॉल्यूम अगर बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सब तो ठीक है, उनके बारे में पढ़ोगे। चलो हम इसी में पढ़ा देते हैं, मास एंड वेट भी पढ़ा दें इसी में। मास, वेट, हालांकि ये एक्स्ट्रा चीज है बेटा, इससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम आप कहें तो इसको ले लेते हैं। इसके अलावा नीचे अब दिखेगा, दिख तो रहा है, इसके अलावा है बेटा जैसे फ्लूइडिटी, नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी यहां लिखा गया बेटा नीचे, कंप्रेसिबिलिटी, नेक्स्ट है रिजिडिटी, टेम्परेचर, इसका है बेटा आप कर लो, टेम्परेचर आप कर लो बेटा, माइक आप कर लो, पूछना हो तब ऑन किया करो, ठीक ना। यहां देखो बेटा, अब 1 बाय 1 हम पढ़ते चलते हैं, बहुत इजी है, 9th में भी आप पढ़े हो, एक बार रिवीजन कर लो, ये भी दिया है आपके यहाँ। शेप, शेप क्या होता है बेटा, बोलो एनीवन? शेप, बोलो बेटा शेप क्या है, व्हाट डू मीन बाय शेप? चलो, शेप क्या होता है बेटा? अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज शेप। अपीयरेंस माने कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी जो वस्तु है, कोई भी मटेरियल जो है वो किस तरह का हमें दिख रहा है, ठीक ना, दैट वन इज कॉल्ड एज शेप। तो अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज शेप। समझ में आया? जैसे आप दूर से ही पहचान लेते हो ना कि कोई आदमी आ रहा है या कोई, हेलो, यस सर, एक मिनट, सर चलो बेटा Sir. ठीक है, हाँ बेटा बोलो बोलो। the outermost appearance of matter is called shape. outermost appearance जो है उसका shape होगा। तो वही तो बता रहा हूं बेटा कि क्या होगा, अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज, अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज शेप। यानी कोई भी मटेरियल या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमें किस तरह से अपीयर होता है, किस तरह से दिखाई पड़ता है, कैसे वो दिखता है, वही उसका क्या होता है, अपीयरेंस होता है। जैसे हमने आपको बताया ही कि अगर मान लीजिए कोई काऊ आ रही है तो आप कैसे जान जाते हो काऊ आ रही है, या कैसे आप जान जाते हो कोई आदमी आ रहा है, ना कि वो कोई जो है अदर ऑब्जेक्ट खड़ा है। आप कैसे पहचानते हो? आप उसके अपीयरेंस से ही तो पहचानते हो, उसके अपीयरेंस को देखते हो, ठीक ना। तो
अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज शेप। और शेप में आप जानते हो विजय सर, अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट में आप जानते हो कि जो है, अगर हम देखिए सर सही है कि ठीक है, देखिए वहां पर कौन सा ऑब्जेक्ट कैसा है। इसी तरह से साइज, साइज क्या होता है बेटा, बोलो। ए सर देखिए बच्चों का नाम आ जा रहा है बीच में, नाम बोलो बेटा। साइज क्या होता है, डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी उसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या होता है। डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज, या डायमेंशंस, या डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज, या लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो होती है उसकी, तो डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज साइज। क्लियर, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज साइज। अच्छा, इसमें अब आप कंपेयर कर लो बेटा, तो शेप और साइज में सॉलिड जो होता है उसका शेप और साइज क्या होगा, बोलो। जो आपका सॉलिड है उसकी शेप और साइज क्या होती है, फिक्स होती है, फिक्स डेफिनेट होती है, डेफिनेट शेप एंड होती है। साइज। और जो लिक्विड होगा, लिक्विड का शेप चेंज हो जाता है, यस सर। लिक्विड का चेंज हो जाएगा, और गैस का भी चेंज, गैस का भी चेंज हो जाता है ना। यस यस सर। अच्छा एक चीज और, इसमें थोड़ा अब 11th में आ गए हो बेटा, तो ना बेटा माइक बंद करो यार, बेमतलब चलते कितनी बार मना करें, माइक बंद कर लो। जब आप कुछ बताते हो तो माइक ऑन करो, उसके बाद बंद कर लिया करो सुनते समय। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि जैसे हम 9th में पढ़े इतने से काम चल जाता, लेकिन अब आप बड़े हो, हायर क्लास में हो, तो ऐसा क्यों होता है इसका रीजन जान लो। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई द सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि सॉलिड जो होते हैं उनके डेफिनिट शेप और वॉल्यूम क्यों होते हैं, उनका डेफिनिट शेप क्यों होता है, तो रीजन क्या आएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। नहीं, इसमें थोड़ा और आपको जोड़ना पड़ेगा कि बिकॉज इन केस ऑफ सॉलिड द पार्टिकल्स हैव only ability to vibrate at their own place, they are not able to move। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कह रहे हो, करेक्ट है, यानी द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर नॉट एबल टू मूव, दे आर ओनली एबल टू वाइब्रेट। वाइब्रेट पहले समझ रहे हो, हिलना डुलना, अपनी क्या कर सकते हैं, हिल डुल सकते हैं, लेकिन वो मूव नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि सॉलिड के पार्टिकल केवल अपने ही प्लेस पर मूव कर सकते हैं, अपने प्लेस पर वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए उनका शेप और साइज क्या होता है, सेम होता है, या डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। ओके, अब ये दूसरी बात है कि वो क्यों अपने प्लेस पर ही वाइब्रेट कर सकते हैं। अब आप रीजन उसका क्या कहां से लोगे कि बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, strong forces of attraction, very strong intermolecular force and negligible intermolecular space, स्पेस है कि नहीं होता। इसके कारण से क्या है कि उनका शेप और साइज फिक्स होता है, डेफिनिट होता है, जबकि लिक्विड और गैस में ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लार्ज होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कंपैरेटिवली वीक होता है, और पार्टिकल आसानी से मूव कर सकते हैं। क्लियर। yes, अब देखो वॉल्यूम क्या होता है, बोलो। capacity, द स्पेस occupied by the space occupied by the particles of matter is known as volume. The space occupied by the particles of matter is known as volume. अब अगर बेटा वॉल्यूम को V से डिनोट करते हो, वॉल्यूम को V से डिनोट करते हो, और वॉल्यूम को अगर कंपेयर करो तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा, और लिक्विड और गैस का वॉल्यूम क्या होता है, वेरिएबल होता है, चेंज हो सकता है, यानी कि इनडेफिनिट होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज फिक्स आर डेफिनिट, बट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड गैस इज not fixed, इनडेफिनिट या वेरिएबल या चेंजेबल, indefinite, है ना। रीजन वही होगा, रीजन क्या बनेगा कि सॉलिड में स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, उनके पार्टिकल मूव नहीं कर पाएंगे, जबकि लिक्विड और गैस में क्या होता है,
पार्टिकल के फोर्स वीक होते हैं एंड दे कैन मूव, और वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब समझ में आया? कोई दिक्कत बेटा? नेक्स्ट है बेटा, No, sir. डेंसिटी क्या होती है, पढ़े होगे, D इक्वल टू M बाई, M by V. यानी मास Mass पर यूनिट into वॉल्यूम, mass upon volume. मास पर यूनिट वॉल्यूम। M मींस मास एंड B मींस And this वॉल्यूम, ओके, volume यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। is known as density. तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। इसमें एक चीज और जान लो बेटा, इसको हम अगर दो पार्ट में तोड़ दें, ध्यान दो बेटा, दो पार्ट में तोड़ दो, D इज डायगोनल टू M और D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। ध्यान दो बेटा, Yes, sir. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, बट वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी घट जाएगी, कम होगा। घट जाएगी। अब कम हो समझ में? जाएगी। क्लियर? Yes, sir. तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी एंड this is increases when the mass of object is increases and this is decreases by increasing the volume of object या volume of material। क्लियर? Yes, sir. एक चीज और समझ लो बेटा, अगर हम सॉलिड लिक्विड गैस में कंपेयर करें तो सबसे अधिक डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की, Solid. Solid की, देन लिक्विड Liquid. एंड देन गैस। Yes. Reason, because the solid particles are very close, liquid particles are Yes, sir. Yes, sir. far away comparative to solid, and Far gaseous away. particles are Yes. very far away। Okay, Very far. हो जाएगा बेटा, यानी they are present at a very long distance या very far away। Now अब क्या होगा बेटा कि मास क्या होता है, हालांकि मास और वेट ये फिजिकल क्वांटिटी है, फिर भी आपने कहा तो मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ। मास क्या होता है बोलो, M से डिनोट करते हो। मास क्या होता है बोलो? Without gravity. सर एक पार्टिकल के अंदर Sir, एक sir, the amount- मैटर के अंदर कितना पार्टिकल है, तो मैटर के उसे अंदर कहते कितना हैं particle- मास। नो, वो तो नंबर ऑफ पार्टिकल को बताएगा बेटा। वो तो आप ऐसे ले लो, हाइड्रोजन का अगर 1 मोल है तब भी एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, और ग्लूकोज का 1 मोल है तब भी 1 एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल होगा। पढ़े हो ना 9th में? जबकि हाइड्रोजन का मास केवल 2 ग्राम होगा और ग्लूकोज का 180 ग्राम होगा, है ना? तो पार्टिकल पर मास नहीं डिपेंड करेगा। हाँ बेटा, और कोई जो बता रहा हो? Sir, Sir, mass amount of a of- substance is the amount of matter present in it. तो यहाँ पर क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द गिवन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मास। ओके, जो Yes, किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी मटेरियल का जो अमाउंट होगा, है ना, जो क्वांटिटी होगी उसकी, जो अमाउंट होगा मटेरियल का, वही उसका क्या कहलाता है, मास, है ना। और वेट क्या होता है, वेट में पढ़े होगे कि क्या होता है, W इक्वल टू mg M into G। या फिर इक्वल टू mg से पढ़े होगे, याद है ना, और यही F W के बराबर होता Yes, है। sir.